आज आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है। आज से 50 साल पहले 1973 ईस्वी को इस कौम को ये आइन मिला था। कौमी असम्बली के स्पीकर ने ये बार बार वजाहत दी कि ये कौमी असम्बली के इजलास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अलग से कार्रवाई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मौजूद थे। अब मैं नहीं जानता कि चीफ जस्टिस साहब को दावत दी गई थी या नहीं दी गई थी, वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाए। मुअज़्ज़ज़ स्पीकर कौमी असम्बली के चेहरे के तासुरात देखिए, शहबाज शरीफ साहब के तासुरात देखिए, आप आसिफ जरदारी साहब के तासुरात देखिए, इनके चेहरे देखिए, उस पर लिखी हुई बहुत सी तहरीरें आपको वाज़े दिखाई देंगी। इसे काजी फाइज ईसा साहब की गलती कहिए या कोई और नाम दीजिए या उनका हुस्न ज़न कहिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनके सामने यूँ मुखातिब थे, यूँ गुफ्तगू कर रहे थे जैसे उन पर स्पीकर कौमी असम्बली का एहतराम वाजिब है। काजी फाइज ईसा साहब शायद नहीं जानते, शायद उनके इल्म में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है 3-0 के तनासुब से कि पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए जो हुकूमत है वो 10 तारीख तक फंड्स जारी करे। आसिफ जरदारी साहब ने ये फरमाया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश की है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन से मुज़ाकरात कीजिए, जो मसाइल हैं उनका हल मुज़ाकरात ही में पोशीदा है। मुज़ाकरात तो तब भी किए गए थे जब चेयरमैन नैब को मुंतखब किया गया था, जब चेयरमैन नैब की तकर्री हुई थी। और वो अपोजिशन कौन सी थी, वो अपोजिशन लीडर कौन था, वो राजा रियाज था। जिस तरह का खिताब आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया है, आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो पीडीएम के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। रोज़े अव्वल से सारे का सारा खसारा भी नवाज लीग के हिस्से में आया है, सारी की सारी बदनामी नवाज लीग के हिस्से में आई है, और जो गालियाँ पड़ती हैं वो भी नवाज लीग को पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी ने इस सारे खेल में कमाया है, फ़ायदा उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का तसलसल बरकरार रह सके। आज आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है। आज से 50 साल पहले 1973 ईस्वी को इस कौम को ये आइन मिला था। ये आइन जो तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ देता है, ये आइन जो ज़मानत देता है कि तमाम शहरी बराबर हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी कबीले से हो और किसी भी सूबे से हो। तमाम शहरियों का इस रियासत पर बराबरी का हक़ है। इस रियासत के वसाइल तमाम शहरियों के लिए बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होंगे। आज इस हवाले से कौमी असम्बली के ऐवान में, मुअज़्ज़ज़ ऐवान में एक सेमिनार भी हुआ। हम इसे सेमिनार ही कहेंगे क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर ने ये बार बार वजाहत दी कि ये कौमी असम्बली के इजलास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अलग से कार्रवाई है, ये एक अलग से सेमिनार है, क्योंकि आज आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है। इस सेमिनार में जो सबसे अहम बात थी वो जनाब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मौजूद थे। उनके अलावा कोई मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट का यहाँ मौजूद नहीं था। यानी चीफ जस्टिस की होते हुए आज अगर नुमाइंदगी की सुप्रीम कोर्ट की तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की। अब मैं नहीं जानता कि चीफ जस्टिस साहब को दावत दी गई थी या नहीं दी गई थी, वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाए, या फिर शायद वो काजी फाइज ईसा साहब से ज़्यादा बाखबर थे कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में, जिसे हम मुहावरतन मुअज़्ज़ज़ बोलते हैं, यहाँ पे सियासी गुफ्तगू ही हुआ करती है। आइन और कानून के हवाले से भी वो मामलात ज़ेर बहस आते हैं जिनमें सियासी मुफादात पोशीदा हों। आज जब काजी फाइज ईसा साहब का खिताब के लिए नाम लिया गया, जब स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें खिताब के लिए दावत दी, तो आप ये फुटेज निकाल कर देखिए जो कौमी असम्बली में तशरीफ़ फरमा मेंबर्स थे, यानी जिनका ताल्लुक़ पीडीएम से था,
और मुअज़्ज़ज़ स्पीकर कौमी असम्बली के चेहरे के तासुरात देखिए, शहबाज शरीफ साहब के तासुरात देखिए, आप आसिफ ज़रदारी साहब के तासुरात देखिए, इनके चेहरे देखिए, उस पर लिखी हुई बहुत सी तहरीरें आपको वाज़े दिखाई देंगी। हालांकि मैं या मुझ जैसे बहुत से लोग ये कभी नहीं कह सकते कि इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का हाथ है या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सोच जो है उसका झुकाव इस PDM की जानिब है, हम नहीं कह सकते। लेकिन आज आपको ये वाज़े पैगाम दिखाई देगा। इसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गलती कहिए या कोई और नाम दीजिए, या उनका हुस्न ज़न कहिए कि वो यहाँ आकर बार बार जिस तरह से उस शख्स के सामने माजरत कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मैं माजरत खा हूँ, वो शख्स जो सामने उनसे बुलंद मुकाम पर बैठा हुआ था, ये वो शख्स था जिसे आज के इनके हलीफ और माजी के इनके हरीफ ये फरमाते रहे हैं कि ये जो करप्ट 3 अफराद थे पीपल्स पार्टी के, उनमें से एक थे। इनका नाम राजा रेंटल रखा गया था और ये नाम भी गालिबन इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको नाम दिया था, और ख्वाजा आसिफ साहब ही इनके खिलाफ कोर्ट भी गए थे। लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके सामने यूँ मुखातिब थे, यूँ गुफ्तगू कर रहे थे जैसे उन पर स्पीकर कौमी असम्बली का एहतराम वाजिब है। पहली बात तो ये है कि उनका किसी ऐसी तकरीब में जाना मुनासिब ही नहीं था, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब ये जो ऐवान है, ये कौमी असम्बली जो है, ये बार बार ऐसा तासुर दे रही है कि ये आइन की पामाली की मुर्तकिब हो रही है। और आज जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खिताब फरमाया, इससे पहले जो गुफ्तगू हुई, अगर आप उसका जायज़ा भी ले लें तो सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने वाज़े हो जाएंगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कर बैठे हैं या उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, जिसका मदावा ये कहने से नहीं हो सकता कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ सियासी तकारीर होंगी। आज जो इसहाक डार साहब हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनका ये कहना था यहीं पर जहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ फरमा थे, उनसे पहले आज इसहाक डार साहब ने, जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था, तो इसहाक डार साहब ने कहा कि मुल्क जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पंजाब और KP में इंतखाबात का मुतहम्मल ये मुल्क नहीं हो सकता, ऐसे हालात नहीं हैं कि इंतखाबात करवा दिए जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शायद नहीं जानते, शायद उनके इल्म में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है 3-0 के तनासुब से कि पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए जो हुकूमत है वो 10 तारीख तक फंड्स जारी करे। और आज इसी ऐवान में, इसी छत तले, इसी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने वज़ीर ख़ज़ाना ये फरमा रहे थे कि हम 3-0 के इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। ये सब तब तक हो चुका था जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना खिताब करने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाए थे। यकीनी तौर पर उन तक ये ख़बर पहुँच चुकी होगी, यकीनी तौर पर उन्हें किसी ने बताया होगा। और फिर जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये खिताब फरमाया कि आज भी मुअज़्ज़ज़ कोर्ट्स में, हमारी अदलिया में जो आमरों के सहूलतकार जजेज़ हैं वो मौजूद हैं, ऐसे में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वहाँ जाना और यूँ खिताब करना जैसे वो किसी बहुत बड़ी महान हस्ती के, बहुत बड़ी महान शख्सियत के सामने वो अपने दिल की बातें और वो इजहार फरमा रहे हैं जो उनके मनसब का तकाज़ा है। आज इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। आज आसिफ ज़रदारी साहब ने ये फरमाया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश की है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन से मुज़ाकरात कीजिए, जो मसाइल हैं उनका हल मुज़ाकरात ही में पोशीदा है। यकीन मानिए जिस तरह से आसिफ ज़रदारी साहब ने ये मशवरा दिया है, ये तजवीज़ दी है, इससे बड़ा लतीफ़ा शायद ही इस पार्लिमान में कभी किसी ने सुना हो। जी हाँ, आसिफ ज़रदारी साहब फरमा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि अपोजिशन से मशवरा कीजिए, उनसे मुज़ाकरात कीजिए। तो जनाब मुज़ाकरात तो तब भी किए गए थे जब चेयरमैन नैब को मुंतखब किया गया था, जब चेयरमैन नैब की तकर्री हुई थी। और वो अपोजिशन कौन सी थी? वो अपोजिशन लीडर कौन था? वो राजा रियाज था। और अगर आसिफ ज़रदारी साहब का मतलब ये है
کہ حکومت PDM یا حکمران اتحاد راجہ ریاض سے مذاکرات کرے تو جناب اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک پرچی پہ لکھ کے راجہ ریاض صاحب کو دے دیجئے، جو لکھیں گے وہ پڑھ دیں گے اور بعد میں یہ بھی کہیں گے کہ مجھے تو اب کوئی پشانتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر آصف زرداری صاحب کا مذاکرات کے حوالے سے مطلب، معنی یا ان کا تقاضا، ان کی تجویز یہ ہے کہ حقیقی اپوزیشن جو اس وقت ایوان میں موجود نہیں ہے، یعنی تحریک انصاف سے مذاکرات کیے جائے، تو پھر آج آصف زرداری نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے ایک ڈمی ٹائپ کی چیز راجہ ریاض کے نام کی یہاں بٹھا رکھی ہے، جس کی نہ تو زبان اپنی ہے، نہ جملے اپنے ہیں، نہ حرکات و سکنات اپنی ہیں، اور جو وہ کہتا ہے نہ ہی وہ گفتگو اس کی اپنی ہوتی ہے۔ آج آصف زرداری صاحب نے اس فلور پر، اگر یہ سیمینار ہے تو اس سیمینار کے پلیٹ فارم پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک ڈمی قسم کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب یہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جس طرح کا خطاب آصف زرداری صاحب نے فرمایا ہے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ PDM کے سب سے بڑے پلیئر ہیں، سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ شہباز شریف سے بہت بلند سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ آج انہوں نے سیاسی طور پر میلہ لوٹ لیا ہے۔ آج انہوں نے جس طرح سے جمہوریت پسند ہونے کا تاثر دیا ہے، اس کے اشیر بھی ہماری حکمران جماعت بالخصوص نواز لیگ کے لوگ یہ تاثر دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اگرچہ اس حکومت کے سارے کھیل میں ہمیشہ سے روز اول سے پورا 1 سال گزر چکا ہے، روز اول سے سارے کا سارا خسارہ بھی نواز لیگ کے حصے میں آیا ہے، ساری کی ساری بدنامی نواز لیگ کے حصے میں آئی ہے، اور جو گالیاں پڑتی ہیں وہ بھی نواز لیگ کو پڑتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس سارے کھیل میں کمایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ آصف زرداری نے آج اس پلیٹ فارم پر یہ بھی کہا کہ ہم پر کیسز کیے گئے، ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور بہت کچھ کہا، اور یہ بھی کہہ گئے کہ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میری زبان بند ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں شہباز شریف ان کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شرمندہ تو ہو رہے ہوں گے کہ اسی شخص کے بارے میں نے کہا تھا کہ لوٹ مار کا پیسہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا۔ یہی لوگ تھے، یہی شہباز شریف تھے، یہی آصف زرداری تھے جو اس قوم کو نورہ کشتی کے ذریعے بے وقوف بنایا کرتے تھے، لمبے لمبے بھاشن جھاڑا کرتے تھے، لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو اس ریاست کا دشمن کہا کرتے تھے۔ اب بھی دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، دونوں مظلومیت کا ڈرامہ کرتے ہیں، دونوں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قید کاٹی، لیکن یہ کہنے کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے کس نے تھے۔ آصف زرداری کہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کہ یہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی جماعت نے ہم پر بی بی شہید پر جھوٹے مقدمات قائم کیے تھے۔ شہباز شریف کھڑے ہوتے نا، کہتے نا کہ یہ وہ آصف زرداری ہے جس پر جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے۔ آصف زرداری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مشرف نے ہم سے NRO کے ذریعے معافی مانگی۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فوجی حکمران ہیں ان کی اولادیں ہمیشہ ناجائز ہوتی ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بھٹو موجود نہیں ہوتا، ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نواز شریف موجود نہیں ہوتا، ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوتا، کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو ان کے اقتدار کے دور میں انہیں ڈیڈی بھی کہتا ہے، انہیں باپ بھی کہتا ہے، جن کے حوالے سے یہ عامر کہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی خدا کرے ان کو لگ جائے، اور پھر عمر لگ بھی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی فوجی حکمران آئے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہوتے، اور یہی ہمارے فوجی حکمرانوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب بھی یہاں مارشاء اللہ لگتا ہے تو کبھی بھی خالص مارشاء اللہ نہیں آتا۔ جب فوجی حکمران آتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جمہوری کر لیتے ہیں، سیاستدانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ یہی سیاستدان جو نام نہاد جمہوریت پسند بنتے ہیں، بعد میں یہی آمر حکمرانوں کے دست و بازو بنتے ہیں، اس قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اس کے سیاسی اداروں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور آئین کی پامالی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور جب یہ آمر حکمران چلے جاتے ہیں تو پھر یہ انہی پر برستے ہیں، انہی پر تنقید کرتے ہیں، انہی کو برا بھلا
भला कहते हैं और अपना दामन झाड़ कर ये कहते हैं कि हमारा तो कसूर कोई नहीं था, हम अगर उनके साथ थे, अगर कोई फ़ायदा उठाया तो वो खालिस्तर जमहूरियत के लिए, जमहूरी निज़ाम के लिए फ़ायदा उठाया था। हालांकि ये जितनी जमातें आज ऐवान में बैठी हुई हैं, कौमी असम्बली में बैठी हुई हैं, ये सारी की सारी, ये सारे के सारे लीडर या इनके बाप दादा, ये सारे के सारे किसी न किसी तरह इन आमरों की कठपुतली रहे हैं, किसी न किसी तरह जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में ये लोग शामिल रहे हैं, आइन की पामाली में इनका हाथ रहा है। जो आज सारे के सारे आइन के मामे बने हुए थे, जो सारे के सारे जमहूरियत के वारिस बने हुए थे। क्या कोई इस तारीख को झुठला सकता है कि अयूब खान को भुट्टो डैडी कहा करते थे? क्या कोई इसको झुठला सकता है कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक को बाप का दर्जा देता था? क्या ये लोग झुठला सकते हैं कि चौधरी बरादरान ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, नवाज शरीफ को NRO दिलवाया? चौधरी बरादरान भी हयात हैं, ज़िंदा हैं, वो इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह कर सकते हैं। वो आपको अच्छी तरह से इस कौम को बता सकते हैं कि इस NRO के पीछे किसी आमर ने, फ़ौजी जर्नैल ने, फ़ौजी हुक्मरान ने इन लोगों से माफ़ी मांगी थी, या फिर ये लोग मिन्नत तरला करके चौधरियों के ज़रिए उससे NRO लेने में कामयाब हुए थे। बहरहाल दुआ की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को इस आइन के ताबे रहते हुए इक़दामात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आइन जो इंसानी हकूक़ की पामाली को बदतरीन गुनाह तसव्वुर करता है, ये आइन जो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, ये आइन जो हक़ इज़हारे आज़ादी देता है, जो राय देने का हक़ देता है, जो ये कहता है कि किसी शहरी पर महज इसलिए झूठा मुकदमा दर्ज ना किया जाए कि वो आपका सियासी मुखालिफ है, ये आइन जो कहता है कि अक़लियतों को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ, ये आइन जो कहता है कि ख़ातीन को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ, ये आइन जो कहता है कि तमाम शहरियों को खा उनकी सियासी नज़रियात कोई भी हों, उन्हें महज इसलिए निशाना ना बनाया जाए कि वो आपसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। आइन की सरबुलंदी की दुआ के साथ और इस अज़्म के साथ कि हम सब इस आइन की छतरी के नीचे इस रियासत पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और हर तरह से इस आइन को मजबूती से, इस आइन की जो पामाली है उस जानिब बढ़ने वाला हर कदम जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जितनी ताकत, जितनी कुव्वत रखते हैं, हर तरह से कोशिश करेंगे कि जो कदम, जो हाथ इस आइन की पामाली की तरफ बढ़ता है, उस हाथ को, उस कदम को रोक कर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाएं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।